दुनिया भर में हमारे कई दोस्त होने का हमें सौभाग्य मिला है, जिन्होंने हमारे और हमारे उद्देश्य के साथ एकजुटता दिखाई है। स्वतंत्र दुनिया भर की सरकारों, खासकर संसदीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हमारे दृष्टिकोण का पुरजोर समर्थन किया है, जो तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता चाहता है। ये तिब्बतियों द्वारा संजोई गई स्वतंत्रता और तिब्बती लोगों के लिए उनकी अपनी मातृभूमि में एजेंसी या किसी भी सार्थक स्वशासन से इनकार करने वाली वर्तमान जमीनी हकीकत के बीच का एक मध्य मार्ग है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संसद और कई देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां प्रस्तावों के अलावा महत्वपूर्ण अधिनियम भी अपनाए गए हैं, द्वारा प्रस्तावों की एक श्रृंखला पारित की गई है। भारत और उसके लोगों से, जिसमें मेरे शरणार्थी के रूप में भारत आने के बाद से लगातार सरकारें शामिल हैं, इतना उदार स्वागत और निरंतर समर्थन प्राप्त करना हमारे लिए विशेष रूप से सौभाग्यशाली रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भारत ने मुझे तिब्बती शरणार्थियों को और हमारे युवाओं को शिक्षित करने तथा निर्वासन में हमारी संस्कृति और संस्थानों के पुनर्निर्माण के हमारे प्रयासों को अपनी मेहमाननवाजी, उदारता और समर्थन में कभी भी डगमगाने नहीं दिया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत ही हार्दिक रहा है। 7वीं शताब्दी से, जब पहली बार संस्कृत से तिब्बती में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया था, हम तिब्बती भारत को आर्यों की भूमि, आर्यावर्त के रूप में देखते रहे हैं। हमारी बौद्ध परंपरा, जिसे हम इतनी गहराई से संजोते हैं, भारत से आई है। हमारी लिखित लिपि का आविष्कार 7वीं शताब्दी में भारतीय देवनागरी को अपना आदर्श मानकर किया गया था। हमारे दर्शन, मनोविज्ञान, तर्क और ब्रह्मांड विज्ञान भारतीय नालंदा स्कूल के उपहार हैं। हमारे खगोलीय विज्ञान और कैलेंडर प्रणाली भारतीय कालचक्र तंत्र से गहराई से समृद्ध हैं। हमारी चिकित्सा विज्ञान और अभ्यास भारतीय आयुर्वेद से प्रभावित हुए हैं। इसलिए भारत को अपना दूसरा घर पाना मेरे लिए एक शक्तिशाली लंगर रहा है। मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भारत में बिताया है और मैं कभी कभी खुद को भारत का बेटा बताता हूँ। मेरा मन भारत की समृद्ध दार्शनिक परंपरा से पोषित हुआ है, जबकि मेरे शरीर को भारतीय चावल और दाल से पोषण मिला है। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करता था तो मैं अक्सर कहता था कि मैं मानवता को भारत से मिले 2 महान उपहारों का दूत हूँ, धार्मिक बहुलवाद और अहिंसा का सिद्धांत। मैंने 1950 से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ 7 दशकों से अधिक समय तक जुड़ाव रखा है। इस लंबी अवधि के दौरान हमने देश के नेतृत्व के भीतर कम से कम 5 अलग अलग युग देखे हैं। सबसे पहले चेयरमैन माओ के तहत विचारधारा प्रमुख थी, जिसमें विशाल और निरंतर सामाजिक उथल पुथल थी, जो विनाशकारी सांस्कृतिक क्रांति में परिणत हुई। लाखों लोग मारे गए और कई और लोगों को जबरदस्त कष्ट हुआ। फिर डेंग शियाओपिंग के युग में विचारधारा कम महत्वपूर्ण हो गई और जोर धन सृजन पर था। डेंग वास्तव में अपने नारे "धनी होना गौरवशाली है" के लिए प्रसिद्ध हुए। इसके बाद जियांग जेमिन का युग आया, जिसके दौरान 3 प्रतिनिधित्व के नारे के तहत चीनी समाज के अन्य क्षेत्रों को गले लगाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता का विस्तार हुआ। इसके बाद हु जिनताओ का काल और उनका नारा समाजवादी सामंजस्यपूर्ण समाज आया, जहां कम से कम सतह पर डेंग के युग से विकसित हुई बढ़ती धन असमानता को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आज चीन शी जिनपिंग के नेतृत्व में है, जिन्होंने चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद का नया युग का नारा दिया। शी के पिछले दशक के कार्यालय को देखते हुए, जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रोजमर्रा के जीवन की बात आती है, तो चीन माओ के समय की दमनकारी नीतियों पर वापस लौटता दिख रहा है, लेकिन अब निगरानी और नियंत्रण की अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से लागू किया गया है। चीन में हमारे पास संक्षेप में बाजार पूंजीवाद है, जो राज्य नियंत्रण के प्रति लेनिनवादी जुनून से बंधा हुआ है। ये एक मौलिक विरोधाभास है, गहरा अस्थिर है, क्योंकि पूंजीवाद के लिए अर्थव्यवस्था का खुलना आवश्यक है, जिसके लिए अंततः समाज का खुलना आवश्यक है, जबकि पार्टी द्वारा हर स्तर पर नियंत्रण पर जोर समाज को बंद करने की मांग करता है। ये 2 ध्रुवीय शक्तियां विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं। सवाल ये है कि ये कब तक चल सकता है। लगभग 75 वर्षों के इतिहास के भीतर भी एक ही सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्पष्ट निरंतरता के बावजूद जबरदस्त बदलाव छिपा हुआ है। विशेष रूप से माओ और डेंग के युगों के बीच बदलाव मौलिक और आश्चर्यजनक रूप से स्विफ्ट था। जो लोग शीत युद्ध को याद करने के लिए पर्याप्त बूढ़े हैं, वे याद कर सकते हैं कि सोवियत संघ कितना स्थिर और स्थायी लगता था। लेकिन जब बदलाव आया तो वो असाधारण गति से और उन तरीकों से आया जिनकी बहुत कम क्रेमलिनविदों ने भविष्यवाणी की थी। एक बात निश्चित है, कोई भी अधिनायकवादी शासन, चाहे वो किसी व्यक्ति या पार्टी के नेतृत्व में हो, हमेशा के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि वे उन लोगों का ही दुरुपयोग करते हैं जिनके लिए वे बोलने का दावा करते हैं। और स्वतंत्रता की लालसा भी मानव स्वभाव के भीतर एक शक्तिशाली शक्ति है। इसके अलावा उनके शासन की प्रकृति भयभीत, संदेहास्पद और आम नागरिकों से भयभीत अधिनायकवादी शासन को स्वाभाविक रूप से अस्थिर बनाती है, भले ही बंदूक अल्पकालिक रूप से प्रभावी हो। कम्युनिस्ट चीन के मामले में 1989 में तियानमेन स्क्वायर में छात्रों के लोकप्रिय आंदोलन ने लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वास्तविक खुलेपन की गहरी आकांक्षा को प्रदर्शित किया।
चीन आज बाहर से कैसा भी दिख रहा हो, ये सरल तथ्य है कि स्वतंत्रता की यह आकांक्षा दूर नहीं हुई है। डेंग के पूंजीवाद की ओर मुड़ने और चीन को बाहरी दुनिया के लिए खोलने के कारण ये निर्विवाद है कि आज चीन एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है, और निश्चित रूप से आर्थिक शक्ति के साथ सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव आता है। ये देश अगले 1 या 2 दशकों में इन नई शक्तियों का कैसे प्रयोग करेगा, ये उसके भविष्य के लिए उसकी दिशा तय करेगा। क्या ये आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से प्रभुत्व और आक्रामकता का मार्ग चुनेगा, या ये जिम्मेदारी का मार्ग चुनेगा और मानवता की सामूहिक चुनौतियों जैसे शांति, जलवायु परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन को पूरा करने में विश्व मंच पर एक रचनात्मक अग्रणी भूमिका को गले लगाएगा? आज चीन एक चौराहे पर खड़ा है। यह बाद वाला मार्ग चुने, यह न केवल पूरी दुनिया के हित में है बल्कि स्वयं चीनी लोगों के हित में भी है। संक्षेप में, यह एक देश और उसके लोगों के रूप में चीन के बहुत दिल का मामला है। यहाँ मेरा मानना है कि संवाद के माध्यम से तिब्बत की लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल करना अपने लोगों और दुनिया दोनों के लिए एक शक्तिशाली संकेत होगा कि चीन इन 2 मार्गों में से दूसरा चुन रहा है। उनके नेतृत्व की ओर से दीर्घकालिक दृष्टि, साहस और उदारता की आवश्यकता है। यह लेख तिब्बत और चीन के बीच संबंधों पर एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, साथ ही भारत के साथ तिब्बत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी प्रकाश डालता है। क्या आप इस विषय पर और चर्चा करना चाहेंगे?